राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा में। आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी ब्रिटिश गवर्नर आए हुए हैं भारत देश के आज़ाद होने तक, हम लोग उनको क्रम वाइज उनके नाम जानेंगे, उनकी तिथियां जानेंगे एवं वो सबसे इन सभी नामों में जो अति महत्वपूर्ण यूपीएससी का जो फेवरेट नाम है, हम लोग उसके विषय में बहुत अच्छे से डीपली अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और यूपीएससी के द्वारा जितने भी नाम, जो चुनिंदा नाम है, उन सभी को मैं डिटेल करूंगा। यहाँ पर डिटेल से आपको बताऊंगा कि इनके विषय में क्या है, इन्होंने क्या किया था। और आप देखेंगे कि अधिकतर प्रश्न अगर आए हुए हैं उनके द्वारा, तो उसी के इर्द गिर्द है जिसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। भारत में आए सभी विदेशी या ब्रिटिश गवर्नर जो कंपनी शासन के दौरान आए थे, और कंपनी शासन 1773 से लेकर 1858 तक था। तो कंपनी शासन के दौरान जितने भी ब्रिटिश गवर्नर आए थे भारत, उनका नाम है वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सॉर, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एम्सहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड अलेनबरो, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश क्राउन के वाइसरॉय जो 1858 से लेके 1947 तक थे, उनमें थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिंगन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एलिंगन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन। वॉरेन हेस्टिंग्स, इनका हम लोग पहले परिचय देखेंगे। इनका पूरा नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1732 के चर्चिल में, जो इंग्लैंड में पड़ता है, और इनकी मृत्यु हुई थी 22 अगस्त 1818 में। इनकी मृत्यु हुई थी 22 अगस्त 1818 में, जो लंदन में है। इनकी पहचान हम लोग देखेंगे कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, वो बंगाल का पहला गवर्नर बने थे और भारत के भी पहला गवर्नर जनरल बने थे। इनकी नियुक्ति हुई थी, इनको जो नियुक्त किया था उस संस्था का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग इनका भारत आगमन और प्रारंभिक करियर देखते हैं। तो 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी में राइटर बनकर के ये भारत आए थे। 1757 के प्लासी युद्ध के समय बंगाल में ये मौजूद थे। 1761 में ये कासिम बाजार के रेजिडेंट बने थे, और 1765 में इन्होंने दीवानी मिलने के बाद कंपनी के प्रशासन में प्रभाव बढ़ा। जब 1765 में इनको दीवानी मिला, इसके बाद से कंपनी का प्रशासन में प्रभाव बढ़ने लगा। अब के बंगाल का गवर्नर 1772 से लेकर 1774, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि 1765 के बाद से कंपनी के द्वारा बंगाल का अत्यंत अधिक शोषण कर दिया गया था, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, और 1770 में भयंकर अकाल पड़ गया था। इन दोनों को देखते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, और बंगाल का गवर्नर नियुक्त होने के पश्चात जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रमुख सुधार किए थे, वो थी दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। मतलब कंपनी का शासन व्यवस्था ही समाप्त कर दिया। राजस्व व्यवस्था कंपनी के हाथ में लाई गई। मुर्शिदाबाद से राजधानी कलकत्ता बदल दिया गया। भारतीय अधिकारियों आमीन काजी को प्रशासन में रखा गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत
बंगाल का गवर्नर भारत का पहला गवर्नर कहलाता था। तो बंगाल का गवर्नर भारत का पहला गवर्नर जनरल बोला गया या बताया गया, वो किस एक्ट के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इस एक्ट में एक परिषद बनी जिसके 4 सदस्य थे। परिषद में बहुमत अक्सर हेस्टिंग के विरोध में रहता था। प्रमुख विरोधी थे फिलिप फ्रांसिस। वॉरेन हेस्टिंग के समय में जो प्रमुख युद्ध और विदेश नीति थे हम लोग उसको देखेंगे। तो प्रमुख युद्ध था रोहिला का युद्ध, रोहिल का युद्ध या रोहिला का युद्ध। प्रमुख युद्ध में थे रोहिला का युद्ध। तो हम लोग देखते हैं कि रोहिला कौन थे। तो रोहिला अफगान मूल के पठान थे। इनका क्षेत्र था रोहिलखंड, जो आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और रोहिला का प्रमुख शासक था हाफिज रहमत खान। हाफिज रहमत खान। और युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो रोहिला सरदार हाफिज रहमत खान एक तरफ था और दूसरी तरफ था अवध का नवाब सुजाउद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम ईआईसी भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी जिसे हम कहते हैं। रोहिला का युद्ध रोहिला सरदार हाफिज रहमत खान और अवध के नवाब के मध्य हुआ था। और उसका नेतृत्व वॉरेन हेस्टिंग्स कर रहा था। युद्ध का असली कारण क्या था? तो मराठों के आक्रमण का डर था। रोहिलों को मराठों के आक्रमण का डर था, तो उन्होंने अवध के नवाब से मदद मांगी। तो समझौता हुआ था कि सुजाउद्दौला ने वादा किया था कि मैं मराठों से रोहिलों का रक्षा करूंगा। बदले में रोहिलों ने भी वादा किया था कि अगर आप हमारी रक्षा करेंगे तो हम आपको 40 लाख रुपए देंगे। 40 लाख रुपए देने का वादा किया था। समस्या क्या हुआ कि मराठा खतरा तो टल गया, लेकिन रोहिलों ने पैसे नहीं दिए और यही से युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश क्यों शामिल हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों शामिल हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने ईआईसी को शामिल किया, और वो इसलिए शामिल किया क्योंकि कंपनी के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को पैसा चाहिए था और दूसरा अवध को मजबूत करना था। सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों से सैनिक सहायता मांगी थी। अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स से या अंग्रेजों से सैनिक सहायता मांगी थी। हेस्टिंग्स ने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया। किसके बदले? पैसे के बदले। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सुजाउद्दौला का सैनिक सहायता स्वीकार कर लिया पैसों के बदले। तो युद्ध की मुख्य घटना क्या होती 1774 में? तो स्थान था रोहिलखंड। ब्रिटिश सेना प्लस अवध की सेना एक तरफ थी और हाफिज रहमत खान जिसमें मारा गया। रोहिला सेना पराजित हुई। युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? राजनीति, रोहिलखंड पर अवध का कब्जा हो गया और रोहिला शक्ति की समाप्ति हो गई। आर्थिक स्थिति में देखते हैं तो कंपनी को 40 लाख रुपए मिले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 40 लाख रुपए मिले क्योंकि उसने वादा किया था, अवध के नवाब ने वादा किया था कि आप हमारी मदद करिए, हम आपको पैसे देंगे। और अंग्रेजों को सीधा आर्थिक लाभ भी मिल गया। कंपनी को 40 लाख रुपए मिला तो अंग्रेजों को सीधा आर्थिक लाभ मिल गया। और मानवीयों में देखा जाए तो रोहिलों पर बहुत अत्याचार किया गया था और जनसंहार और विस्थापन हुआ। रोहिलों को बहुत अधिक संख्या में मारा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और जनसंहार हुआ। बहुत से लोग मारे गए, जो थे बचे हुए थे उनको उस स्थान से हटा के कहीं और स्थापित कर दिया गया। रोहिलों पे अत्याचार के कारण और जनसंहार के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला था, जो बाद में हम लोग देखेंगे कि वो छूट भी जाता है। दूसरा युद्ध हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के समय मराठा युद्ध, जो 1775 से लेकर के 1782 था, जो समाप्त हुआ सालबाई की संधि से और इसमें कंपनी की प्रतिष्ठा बच गई, मतलब कंपनी जीत गया। तीसरा था मैसूर का युद्ध, जो हैदर अली के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था। कंपनी को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो युद्ध में हम लोग देख पाते हैं 3 था, रोहिल का युद्ध, प्रथम मराठा युद्ध और मैसूर का युद्ध। यह वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। न्यायिक और प्रशासनिक सुधार हम लोग देख लेते हैं। तो न्याय व्यवस्था क्या था? तो 1772 की न्याय योजना, दीवानी अदालत,
सिविल कहलाती थी, फौजदारी अदालत क्रिमिनल कहलाती थी, दोहरी न्यायिक व्यवस्था लागू की गई, भारतीय कानूनों का सम्मान किया गया, हिंदू कानून में धर्म शास्त्रों के अनुसार जो हिंदू कानून बनाए गए वो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बनाए गए, जो मुस्लिम कानून बनाए गए वो मुस्लिम कानून वो मुस्लिम शास्त्र जो मुस्लिम कानून बनाए गए वो शरीयत के अनुसार बनाए गए थे। संस्कृत ग्रंथों का फारसी और अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। शिक्षा और संस्कृति में योगदान, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुआ। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में सहयोग दिया गया था। इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स और भारतीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं का समर्थन भी हुआ था। ठीक, जो शिक्षा में था, शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा खोला गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी हुआ, भारतीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं को समर्थन भी मिला। आरोप और महाभियोग, आरोप क्या लगा था, इम्पीचमेंट क्या हुआ था, तो जो रोहिला के ऊपर जो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जनसंहार किया था उसके विषय में उनके ऊपर महाभियोग लगा था। तो 1785 में जब वो इंग्लैंड लौटे तो 1788 से लेकर 1795 तक ब्रिटिश संसद में महाभियोग चला। आरोप था भ्रष्टाचार, अत्याचार, भारतीय शासकों का शोषण। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारतीय शासकों का शोषण भी बहुत किया था। ये सब उनके ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन 1795 में सभी आरोपों से उनको मुक्त कर दिया गया। उनको बोला गया कि ये सब गलत है। प्रमुख अभियोजक कौन थे? एडमंड बर्के। यह सबसे ज्यादा यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख अभियोजक कौन थे? एडमंड बर्के। मूल्यांकन हम लोग देखते हैं, ऐतिहासिक मूल्यांकन में हम लोग सकारात्मक पक्ष देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का हम लोग ऐतिहासिक मूल्यांकन में सकारात्मक पक्ष देखते हैं। मजबूत प्रशासन, भारतीय परंपराओं का सम्मान करना और कंपनी शासन की नींव मजबूत करना। और इसके नकारात्मक पक्ष देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने साम्राज्यवादी विस्तार करने का प्रयास किया, युद्धों और करों से जनता पर बोझ बढ़ा दिया, बहुत युद्ध किया और जनता पर बहुत अधिक टैक्स भी बढ़ा दिया। नैतिक विवाद हमेशा होता था। तो हम लोग निष्कर्ष इसका निकाल सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कंपनी शासन को संस्थागत रूप दिया। उन्होंने न्याय, प्रशासन और शिक्षा में सुधार किए, परंतु साम्राज्यवादी नीतियों के कारण आलोचना भी झेली। उनका महाभियोग भारतीय ब्रिटिश इतिहास का सबसे लंबा राजनीतिक मुकदमा था। ऐसा तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग मन लगा के पढ़िएगा। और ये जितने भी वॉरेन हेस्टिंग्स के विषय में बताए गए हैं, आप इससे यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।